ओके, सो हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 18 चरक सूत्र स्थान त्रिशोथीय अध्याय से। ठीक है, तो इसके पहले आप सब जाके चरक संहिता आपके सामने रखोगे और एक रफ बुक आपके साथ रखोगे और उसी के साथ ये सारे जो भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये सब ध्यान से पढ़ने के बाद फिर हम चैप्टर का शुभारंभ करते हैं। ओके, सो त्रिशोथीय अध्याय में हमको क्या क्या पढ़ना है? शोध के बारे में पढ़ना है, शोध के लक्षण के बारे में पढ़ना है, फिर यहाँ पे दोषों के प्राकृत कर्म के बारे में बताया गया है। ठीक है, त्रिविध बोध संग्रह के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शोध के टाइप। तो ये सब आप एक पेपर में लिख लीजिए, रफ बुक में लिख लीजिए। शोध के टाइप चरक अनुसार कितने हैं? तो चरक ने 1, 2, 3, 4 और फिर 7 और 8। चरक ने 5 और 6 भेद नहीं बताए हैं। ठीक है, कितने कितने बताए हैं? 1, 2, 3, 4, 7 और 8। अगर आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कभी कभी कि शोध के कितने भेद हैं, तो अगर टू द पॉइंट क्वेश्चन है, भेद के हिसाब से कोई भी डिसीज का क्वेश्चन है, तो हमने पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा है? चैप्टर 19। ओके, उस ही हिसाब से आप इसका आंसर दोगे कि शोध के 3 भेद हैं। तो चैप्टर 19 अष्टोत्तरीय अध्याय में 3 टाइप के कौन कौन सी व्याधि थी? एक थी शोथ, एक था रक्तपित्त और एक था किलास। तो ये 3 व्याधि के 3 टाइप हैं। तो ऐसे ही 1 वर्ड में आपका आंसर आ जाएगा कि शोथ के भी 3 ही टाइप थे। कौन कौन से? वात, पित्त और कफ। ठीक है, फिर चरक ने चिकित्सा स्थान 12 में क्या बताया कि जो निर्शोथ है, निर्शोथ का त्रिविध भेद बताया है, सर्वांग, अर्धांग और एकांग। ये 3 भेद निर्शोथ का बताया है। सुश्रुत ने क्या क्या बताया? तो सुश्रुत ने 6 भी बताए हैं, 5 भी बताए हैं और 4 भी बताए हैं। ठीक है, 6 भी बताए हैं, 5 भी बताए हैं और 4 भी बताए। तो 6 में कौन कौन से हैं? सुश्रुत सूत्र स्थान 17 में है, सुश्रुत चिकित्सा स्थान 23 में है। तो 6 में आ गए अपने वात, पित्त, कफ, रक्तज, सन्निपातिज और अगंतुज। ठीक है, 5 में कौन कौन से आ गए? सर्वस्तु पंचविधा, वात, पित्त, कफ, सन्निपातज और विषज। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। विषज किसके अकॉर्डिंग शोध का प्रकार है? तो किसके अकॉर्डिंग है? सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट है 4 टाइप के। तो 4 टाइप के उन्होंने क्या बताया? ऊर्ध्व, अधो, मध्यम और सर्वगत। ठीक है, ये हो गए 4 टाइप के शोध। नेक्स्ट आते हैं वाग्भट। वाग्भट में टोटल 9 टाइप के शोध बताए। कौन कौन से? एक तो हो गया वात, पित्त, कफ, फिर हो जाते हैं द्विदोषज, वात, पित्त, पित्त, कफ, वात, कफ और सन्निपातज, और लास्ट में जो है वो है अभिघातज। ठीक है, निदान स्थान 13 में बताए हैं आपको वाग्भट में 9 टाइप्स। ये सब इस पीडीएफ में नहीं है, तो ये सब आप एक बुक में नोट करते जाओ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे। और जो इस पीडीएफ में होगा वो अगर आपको नोट करना है तो बहुत अच्छी बात है। साइड बाय साइड सिर्फ मेन टॉपिक लिखते जाओ, मतलब आपको फटाफट से रिवाइज करने के लिए ईजी हो जाएगा। ओके, तो हम कहा थे वाग्भट। वाग्भट ने बता दिए 9, और आकृति भेद से वाग्भट ने 3 बताए हैं। कौन कौन से? पृथु, उन्नत और ग्रथित। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि शोध के प्रकार अकॉर्डिंग टू वाग्भट दोष भेद से नहीं, आकृति भेद से कितने हैं? तो 3 हैं, पृथु, उन्नत और ग्रथित। फिर माधव निदान में आते हैं। तो माधव निदान में क्या बताया है? माधव निदान ने भी 9 टाइप्स ऑफ शोध बताए हैं। ठीक है, सेम एज वाग्भट, 9 टाइप, दोष वाला, द्विदोष वाला और लास्ट का क्या था? अभिघातज था। और शोध कैसे 9 तो बता दिए, और बताए हैं कौन से? 4 टाइप के, सुश्रुत की तरह। तो माधव ने किस किस का कॉपी किया? वाग्भट का भी सेम उसी तरह से बता दिए, सुश्रुत का भी सेम 4 बता दिए। ठीक है, तो 4 कौन से? तो सुश्रुत के ऊर्ध्व, अधो, मध्य और सर्वगत। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट तो हम स्टार्ट करते हैं पीडीएफ से। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले क्या दिया है? अब हमने मेन पॉइंट्स पढ़ लिए कि इस चैप्टर में यूजुअली क्या है। ठीक है, सो अब हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया है? शोथ के भेद। त्रयः शोथा भवन्ति, वात, पित्त, श्लेष्मानि, श्लेष्म निमित्ता। ठीक है, ते पुनः द्विविधा निज अगंतु भेदेन। ठीक है, तो क्या क्या बताए कि त्रिविध शोध होते हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा है, वात, पित्त और कफ। ठीक है, 19 चैप्टर में भी यही था, अष्टोत्तरीय अध्याय में। द्विविध शोध कौन कौन से हैं? एक है निज और एक है अगंतुज शोध। ठीक है, अब अगंतुज शोध का कारण क्या क्या बताया उन्होंने, तो ये एक्स्ट्रा ही आप लिख लीजिए संहिता में। एज पर संहिता में जाएंगे तो आपको ये सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगंतुज का कारण एक तो भल्लातक वगैरह है, आत्मगुप्ता, मतलब जिसके स्पर्श से ही शोथ उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, अगंतुज। और उसकी चिकित्सा कैसी करनी है? बंधन से, मंत्र से, या फिर अगत औषध का लेप प्रलेप जो करते हैं उससे उसकी चिकित्सा करनी है। नेक्स्ट है निज। तो निज टाइप में क्या हो जाएगा कि दोषों की वजह से होता है ना, तो निज में सपोज पंचकर्मा किया है और पंचकर्मा अच्छे से नहीं हुआ है,
तो आपको निजशोथ हो सकता है। ठीक है, तो उसमें और एक पॉइंट क्या बता दिया कि वेग धारण से वमन, शवथु, उद्गार, शुक्र, मूत्र और मल, ये वेगों का धारण से भी निजशोथ उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पता है कि आम गर्भ प्रपतनात् प्रजातनाम। ठीक है, तो गर्भिणी में भी शोथ की होने की चांसेस होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट में दिया है कि त्रिविध शोथ, आस्परचरक क्या है, माधव क्या है और वाग्भट क्या है, तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया था। ओके, मेन इसमें बता दिए हैं। वाग्भट ने आकृति भेद से जो 3 बताए हैं ये अंडरलाइन करना है, पृथु, उन्नत और ग्रथित। ठीक है, माधव निदान ने कौन कौन से बताए थे, ऊर्ध्व, मध्य, अधोगत। ठीक है, और सर्वगत भी है जो सुश्रुत ने बताया है। सुश्रुत और माधव का ऑलमोस्ट एक ही है। चरक का हो गया एकांग, सर्वांग और अर्धांग शोध। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं। नेक्स्ट है दोष अनुसार लक्षण। ठीक है, तो सबसे पहले हमने त्रिविध में क्या पढ़ा था, वात, पित्त और कफ। तो वात में कौन कौन से मेन लक्षण है अब इसमें बताया, पीड़िता, अन्युत्मत्यांशु, वात शोथम, जो दबाने पर शीघ्र पुनः उठ जाता है। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलते हैं, क्षिप्र उत्थान प्रशमय, मतलब जिसका जो ओरिजिन में भी फास्ट हो। वात कैसा होता है, वात फास्ट होता है, उसको सप्रेशन में भी वो फास्ट हो। ठीक है, श्याम अरुण वर्ण का ये होगा। ओके, नेक्स्ट बताया गया है कि सूची भिरीव तुद्यते, आप संहिता में देखो तो बताया सूची भिरीव तुद्यते, मतलब कि पेन सेंसेशन यहाँ पे होगा। शोथो नक्तम प्रणश्यति, मतलब रात्रि में ये नष्ट हो जाते हैं। वातिक शोथ कैसे होते हैं, जो रात्रि में नक्तम प्रणश्यति। ठीक है, अब इसका मेन जो बोल्ड में दिखा है यहाँ पे, सर्षप कल्क अवलिप्त, इसका मतलब क्या है, सर्षप कल्क अवलिप्ता इव चिमचियाते, मतलब कि इसका सर्षप कल्क का ये लेप लगाने से जो अलग एक टाइप का सेंसेशन फील होता है बॉडी में, तो उस टाइप का लक्षण यहाँ पे हमें दिखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्नेह उष्ण मर्दनाभ्यम च प्रणश्यते स च वातिकः, स्नेहन स्वेदन एवं मर्दन से नष्ट हो जाए, वो शोथ कौन से हैं, वातिक शोथ हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम पित्तज शोथ पे। सो नेक्स्ट पित्तज श्लोक में क्या है, पिपासा, ज्वर, दाह और स्वेद से युक्त जो शोथ है वो होता है पित्तज शोथ। ठीक है, पूर्व मध्यात् प्रशूयते, मतलब कि जो शरीर के मध्य से आरंभ हो, वो कैसा होता है, वो होता है पित्तज शोथ। तन उत्वकम च अतिसारी च पित्तशोथः स उच्यते, मतलब अतिसार से युक्त होने वाला जो शोथ है। ठीक है, और पैतिक में उसका वर्ण कैसा होता है, कपिल, ताम्र, रोमा। वातिक में कैसा था, श्याम अरुण वर्ण था। ठीक है, वातिक में मेन क्या था, दीवावली याद रखना है आपको, जो रात्रि में नष्ट हो जाता है, दीवावली वातिक शोथ है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कफज में। कफज में क्या दिया है, निशावली, शीतल स्थिर कंडुयुक्त कफज शोथ। तो वातज में था दीवावली और कफज में है निशावली। ठीक है, निपीड़ितो नोत्रमति श्वथु, शोथ दबाने पर शीघ्र नहीं उठता एवं शोथ रात्रि में बढ़ जाता है। तो निशावली मतलब रात्रि के समय शोथ बढ़ जाता है, और दीवा तो उपजीविका के साथ साथ और 3 कौन कौन से होते हैं, गलशुंडिका, गलग्रह और गलगंड। उपजीविका, गलशुंडिका, गलग्रह और गलगंड। उपजीविका में क्या बताया है कि श्लेष्मा प्रकोपित है, मतलब कफ जो दोष है उसका प्रकोपित कफ जीवा मूल में स्थित होकर शोथ उत्पन्न करे, वो होता है उपजीविका। जीवा मूले अवतिष्ठते, और आशु सज्जनय तक, मतलब फटाक से उत्पन्न हो जाता है वो, और कहाँ पे आश्रित होता है, जीवा मूल में आश्रित होता है। ओके, नेक्स्ट है गलशुंडिका। गलशुंडिका में क्या है, प्रकोपित कफ काकल प्रदेश तालु मूल में रुककर शीघ्र शोथ उत्पन्न करता है। ओके, गलशुंडिका में क्या है, पैलेट बेस शोथ है, तालु मूल में रुककर वो शोथ उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलेंगे हम, काकल प्रदेश। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है गलग्रह। गलग्रह में क्या होता है, कुपित कफ गले के अंत भाग में शोथ उत्पन्न करे, आशु संजनय शोथम। तो गल उपजीविका, गलशुंडिका और गलग्रह, ये 3 कैसे हैं, ये आशु संजनय शोथम है। ठीक है, मतलब फटाक से उत्पन्न हो जाते हैं, और कहाँ पे आश्रित होते हैं, उपजीविका है तो जीवा मूल में, गलशुंडिका है तो तालु मूल में काकल प्रदेश, और गलग्रह है तो गले के अंत भाग में। फिर लास्ट में है गलगंड। तो गलगंड में क्या है, मेन इंपॉर्टेंट शनह संजनय शोथा। शनह मतलब धीरे धीरे उत्पन्न होता है वो शोथ, फटाक से उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, मंद शोथ है वो। कुपित कफ गले के बाह्य भाग में संचित होकर मंद शोथ उत्पन्न करता है। ओके, गल बही अवतिष्ठते। सो ये हो गया अपने कफ के शोथ। नेक्स्ट है पित्तर शोथ। तो पित्तर शोथ में कितने हैं, विसर्प, पीड़िका,
तिलका, पिप्लव, व्यंग, नीलिका, शंखक और कर्णमूल शोथ। तो स्टार्ट करते हैं विसर्प से। सो विसर्प में क्या बताया यहाँ पे, यस्य पित्तम प्रकुपितम स रक्तम त्वचि शोथम सरागम जन्येद विसर्पतस्य जायते। मतलब इसमें पित्त भी है और रक्त भी है, स रक्तम। ओके, नेक्स्ट है पीड़िका। पीड़िका में भी सेम, पित्त भी है और रक्त भी है। रक्त अवतिष्ठते, यस्य पित्तम प्रकुपितम त्वचि रक्त अवतिष्ठते, मतलब त्वचा में भी उसका अधिष्ठान है और रक्त में भी है। शोथ सरागम जन्येत पीड़िका जायते, इसमें भी सरागम है और ये जो शोथ है, पीड़िका वाला जो शोथ है वो स्थिर शोथ है। ठीक है, नेक्स्ट है तिलका, पिप्लव, व्यंग और नीलिका। तो इसमें हम बात करते हैं। सो इसमें क्या मेन इंपॉर्टेंट बताया है, विसर्प और पीड़िका में क्या बताया था हमें कि सरागम, मतलब कि जो फ्रेश पित्त होता है उसको हम बोलेंगे, ठीक है, उसका सरागम जनियत विसर्पत्य से जायते। इस बाकी इसमें तिलका, पिप्लव, व्यंग और नीलिका पित्तज शोध, इसमें क्या बताया है कि यस्य पित्तम प्रकोपितम शोणितस्य प्राप्त शुष्यति, मतलब कि शुष्यति पित्त का रक्त में जाकर सूख जाना, वो एकदम फ्रेश नहीं रहेगा, वो जो ड्राइनेस होगी वो कहाँ पे हमें मिलेगी, ये 4 डिसीज में मिलेगी। इसमें आपको कैसे फिर हो जाता है, ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाएगा। व्यंग सबको पता है, उसमें ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुष्यति पित्त जो सूख जाता है उसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या बताया है कि ओके, तो व्यंग में आपको एक याद रखना है कि व्यंग में मोस्टली क्रोध से उत्पन्न जो हो जाता है ना, बहुत से फीमेल्स में आपने देखा है 30+ फीमेल्स आफ्टर डिलीवरी या फिर अराउंड 40 to 50 ईयर्स में उनको एक ब्लैकिश झाई जैसा उनको दोनों गाल में या एक गाल में ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है। उसका मेन रीज़न क्या है, क्रोध है। ओके, तो डायग्नोसिस करते समय भी अगर आपने उनको पूछा कि हाँ क्या आप अपने बच्चों पे, आप अपने हस्बैंड पे या किसी पे भी गुस्सा करते हो, तो वो उनका आंसर मोस्टली यस ही आता है। तो क्रोध की वजह से व्यंग उत्पन्न होता है। ठीक है, वायु को प्रकोपित करके मुख भाग में जो डिस्कलरेशन होता है वो क्रोध की वजह से मोस्टली होता है। नेक्स्ट बात करते हैं शंखक की। तो शंखक में क्या बताया है, पित्तम प्रकुपितम शंखय अवतिष्ठते श्वयथु शंखको नाम दारुणतस्य जायते। इसका मतलब क्या है, दारुणतस्य जायते, मतलब कि ये शोथ कैसा होता है, दारुण होता है, मतलब भयानक शोथ होता है। ठीक है, तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है। फिर सुश्रुत ने क्या बता दिया है, सुश्रुत ने बताया है कि इसमें त्रिदोष भी होता है और रक्त भी होता है, बट आचार्य चरक कहते हैं कि इसमें सिर्फ पित्त दोष इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, दारुणस्तस्य जायते। नेक्स्ट है, इसमें ये भी बताया कि सिद्धि स्थान में इसके लिए कोटेशन आई है, त्रिरात्र जीवितम हंति। तो ये आपको एज MCQ आ सकता है कि उन्होंने सिर्फ ये लिख दिया है त्रिरात्र जीवितम हंति, और ये किस डिसीज के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक इन सिद्धि स्थान ये किसके लिए है, ये शंखक शोथ के लिए है। ओके, जिसका दोष इन्वॉल्वमेंट क्या है, सिर्फ पित्त ही है। रक्त किसके अकॉर्डिंग है, रक्त सुश्रुत के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट आ जाते हैं कर्ण मूल शोथ पे। तो कर्ण मूल शोथ में क्या है, पित्तम प्रकुपितम कर्ण मूले, ओके, अवतिष्ठिते ज्वर अंते दुर्जनयोवंताय शोधस्त उपजावते। मतलब कि क्या इसमें बता दिया है कि ज्वर अंते, जो ज्वर के अंत में जो शोथ उत्पन्न हो। ठीक है, चरक ने चिकित्सा स्थान 3 में भी बताया है इसके बारे में। ठीक है, कर्ण मूल जो कॉम्प्लिकेशन इसका हो जाता है उसके बारे में बताया है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है कि दारुणस्य दुर्जनयो, मतलब दुर्जय होता है जो शोथ। ओके, और उसी के साथ हरित संहिता में भी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया कि ज्वर के आदि, मध्य और अंत में होने वाला शोथ को हम कर्णमूल शोथ बोल सकते हैं। अगर वो ज्वर के आदि है तो वो उन्होंने साध्य बताया है, ज्वर के मध्य में है तो वो कष्ट साध्य बताया है, और ज्वर के अंत में है तो वो कैसे बताया है, असाध्य बता दिया है। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। एक देशीय शोथ में कफ के कितने थे, कफ के 4 थे। पित्तज कितने थे, सिर्फ पित्त के 3 थे, और 2 किसके थे, पित्त और रक्त के थे। ठीक है, उपजीविका, गलशुंडिका, गलग्रह, गलगंड। फिर आ जाते हैं विसर्प, पीड़िका, तिलका, पिप्लव, व्यंग और नीलिका। नेक्स्ट है शंखक और कर्णमूल शोथ। अब नेक्स्ट आ जाते हैं वातज शोथ पे। तो वातज शोथ में कितने हैं, 7 है टोटल। ओके, प्लीहा वृद्धि, गुल्म वृद्धि रोग, उदर रोग, आनाहा, उत्सेध और रोहिणी। ओके, ये हो गए वातज शोथ में। तो स्टार्ट करते हैं प्लीहा वृद्धि से। सो इसमें क्या होता है, जो कुपित वायु होती है वो प्लीहा को हटाकर वाम पार्श्व में
वेदना क्रिएट करती है। ठीक है, सो वातः प्लीहा उदय कुपितो यस्य तिष्ठति, मतलब धीरे धीरे वो वाम पार्श्व में प्लीहा की जो है वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चिकित्सा स्थान में क्या बताया कि वाम पार्श्वे स्थित प्लीहा, मतलब एक तो वो डिसलोकेट हो जाएगा, ठीक है, या फिर वहीं पे रह के उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाएगी, जिसको हम स्प्लीनोमेगाली बोलते हैं। ठीक है, हम चेक करते हैं ना कि उसकी कितनी वृद्धि हुई, क्या अम्बिलिकस तक वो आप पाल्पेट हो पा रहा है या नहीं। तो ऐसे में वित्तज वातज जो है शोध, उसमें सबसे पहला हमने क्या पढ़ा, प्लीहा वृद्धि। ओके, नेक्स्ट है गुल्म। सो गुल्म में क्या हमने पढ़ा है कि गुल्म इसमें है कि प्रकुपित वायु गुल्म स्थान में आश्रय लेकर क्या करती है, शूल का उत्पन्न करती है और शोथ का उत्पन्न करती है। ठीक है, तो उसमें ये दो इंपॉर्टेंट है कि शूल और शोथ कहाँ पे होता है, तो गुल्म शोथ में होता है। नेक्स्ट है वृद्धि रोग। वृद्धि रोग में क्या दिया है कि कुपित वायु शोथ शूल युक्त वायु का वंक्षण से वृषणों में संचालन होता है, मतलब कि प्लीहा वृद्धि हो गई, गुल्म हो गया। वृद्धि रोग में क्या हमें बताया कि कुपित वायु शोथ और शूल युक्त वायु का वंक्षण से वृषण में संचालन करता है, राइट। तो इसका मतलब हम देख रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब वायु प्रकोपित हो जाता है, ठीक है, तो वो शोथ और शूल दोनों उत्पन्न करके कहाँ से कहाँ जाता है, डायरेक्शन क्या बताई है, वंक्षण से वृषण की तरफ जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसकी साइट इम्पॉर्टेंट है। वृद्धि रोग, तो इसमें अगर आप मॉडर्न में देखें तो उसको क्या बोलेंगे हम, इंगोइनोस्क्रोटल स्वेलिंग जो बोलते हैं वो होता है वृद्धि रोग। ओके, वातज दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है। नेक्स्ट है उदर रोग। उदर रोग में क्या बताया, कुपित वायु शरीर में त्वक मांसांतर आश्रित होकर कुक्षी में शोथ उत्पन्न करती है। ओके, सो इसका भी आश्रय इंपॉर्टेंट है, त्वक मांस अंतर आश्रित। पांडु में भी सेम यही आश्रय है, पर दोनों में फर्क क्या है, पांडु में पित्तज दोष का इन्वॉल्वमेंट होता है, पित्त दोष का, और उदर रोग में वात दोष का इन्वॉल्वमेंट बताया। ठीक है, सो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसका आश्रय कहाँ है, त्वक मांसांतर आश्रितम। नेक्स्ट है आनाहा। आनाहा मतलब कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या बताया कि ना अधो वर्जती ना आपे ऊर्ध्व। आनाहा मतलब कि ना तो वो नीचे जा पाता है, ना ही वो ऊपर आ जाता है। तो वो कहाँ रहेगा, प्रकोपित वायु कुक्षी में आश्रित होकर स्थित रहती है। ठीक है, तो कहाँ पे उसका साइड बताया है, कुक्षी में उसका साइड बताया है। सुश्रुत ने क्या बोला है कि जब आम और शकृत दोनों ही ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें तो क्या हो जाएगा, तो वायु का विगमन हो जाएगा। ठीक है, वायु की गति चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट है अनाहा के बाद उत्सेद। सो उत्सेद में भी वात ही प्रीडोमिनेंस में है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या बताया है कि अर्बुद अधिमांस में उत्सेद युक्त शोथ रहता है। तो इसकी भी सिर्फ साइट इंपॉर्टेंट है, अर्बुद और अधिमांस। नेक्स्ट है रोहिणी। रोहिणी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। रोहिणी का आपको पढ़ना है कि कौन सा दोष है, साइट क्या क्या है, ठीक है, फीचर्स क्या क्या है, उसकी प्रोग्नोसिस क्या क्या है। सो रोहिणी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको ENT में भी मिलता है। सो इसमें बताया ही प्रकुपित त्रिदोष एक ही समय में जीवा मूल में अवस्थित होकर विदाह वेदना युक्त भयंकर शोथ उत्पन्न करते हैं। ओके, सो जीवा मूल और किसका अधिष्ठान था, हमने पढ़ा था कफज में, जीवा मूल उपजीविका का अधिष्ठान था। सो उपजीविका का भी है और किसका है, रोहिणी का भी अधिष्ठान है। ठीक है, फिर उसमें फीचर्स में क्या क्या बताया है, विदाह वेदना युक्त भयंकर शोथ। ओके, ये आपको याद रखना है। इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या बताया है, 3 दिन में मृत्यु होती है। और किस में बताया था एक इम्पॉर्टेंट, त्रिरात्र जीवितम हंति, शंखक में बताया था। नेक्स्ट इसमें एक रेफरेंस आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतुः भवति जीवितम कुशलेन त्वा अनुक्रांतः क्षिप्रम संपद्यते सुखी। मतलब कि 3 रात में इसकी मृत्यु हो सकती है, बट अगर जो वैद्य है जो उसका ट्रीटमेंट कर रहा है वो कुशल है, ठीक है, वो उसको नॉलेज है प्रैक्टिकल क्लिनिकल और संहिता की नॉलेज अच्छे से है, तो वो सुख साध्य से इस डिसीज़ का उपचार कर सकते हैं। तो रोहिणी का ये रेफरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि त्रिरात्रम परम तस्य जंतु भवति किसके लिए बोला गया है और कौन से सूत्र में, कौन से चैप्टर में बोला गया है, तो चैप्टर नंबर 18 3 चौथी अध्याय में बोला गया है। ओके, सो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक देशीय शोध हो गया हमारा, कफ के 4 हो गए, 5 हो गए पित्त के और 7 हो गए वात के। ओके, कफ में आ गया क्या, उपजीविका, गलचूर्णिका, गलग्रह, गलगंड। पित्त में आ गया विसर्ग, पीड़िका, तिलका, पिपल्व, व्यंग, नीलिका और शंखक और कर्णमूल शोथ। और वातज में कौन कौन से हो गए, प्लीहा वृद्धि, गुल्म, वृद्धि रोग, उदर रोग, आनाहा, उत्सेद और रोहिणी। अब
ओके, सो एक देशीय शोथ होने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जिसमें है टॉपिक व्याधि के भेद। तो व्याधि के भेद हमें कितने बताए हैं? चरक सूत्र 9 में भी बताए थे व्याधि के भेद, राइट। सुख साध्य और कृच्छ साध्य, तो वैसे इसमें भी बताए हैं साध्य और असाध्य। साध्य के दो भेद हैं, एक मृदु और एक दारुण। तो वहाँ पे कैसे था? अल्प मध्य। वैसे यहाँ पे दो ही आए हैं, एक आया है मृदु और एक आया है दारुण। मृदु मतलब कि सुख साध्य, दारुण मतलब कृच्छ साध्य। और असाध्य में क्या आ जाता है? उसमें था याप्य और प्रत्याख्य। यहाँ पे भी आया है सेम, याप्य और प्रत्याख्य, पर दोनों का डिवीजन किस में है? मृदु में है और दारुण में है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रेफरेंस। तो रेफरेंस में क्या इंपॉर्टेंट दिया है? टिपिकली बताया गया है कि कोई भी डिसीज़ का आप उसको नाम देते हो, उस नाम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो उसका इंटरनली आइडेंटिफिकेशन करते हो, निदान क्या है, पूर्व रूप क्या है, हेतु क्या है, वो वैद्य के लिए, एक ज्ञानी वैद्य के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट। तो इसमें क्या दिया है? त एवा परिसंख्यया विद्यमाना भवनी रुजावर्ण समुत्थानां स्थान संस्थाना माँ भी, मतलब कि चतुर्विध रोग रुजा वर्ण निदान स्थान और लक्षण एवं नाम भेद से असंख्य होते हैं, और न ही सर्व विकाराणाम नाम तो अस्ति ध्रुवा स्थिति, मतलब सभी रोगों का नाम निश्चित करना, मतलब नामकरण उनको देना, ये संभव भी नहीं है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो ये कोई गलत भी नहीं है, जब तक आपको उस व्याधि का दोष, निदान, स्थान आइडेंटिफाई हो। मेन मतलब क्या क्या आइडेंटिफाई होना चाहिए? प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान, ठीक है। प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। आप रेफरेंस देखोगे तो विकारा नाम अकुशलो न जीवयात कदाचन न ही सर्व विकारा नाम नामस्ति ध्रुवा। तो ये इसमें क्या बताया गया है कि अगर आपको कोई भी डिसीज़ की प्रकृति पता है, ठीक है, उसका अधिष्ठान, वो कहाँ पे स्थित है, कहाँ पे उसने लॉन्च किया है अपने आप को, ये सब अगर आपको आइडेंटिफाई हो रहा है तो आप एक ज्ञानी वैद्य हो, ठीक। नेक्स्ट बात कर जाते हैं हम दोषों के प्राकृत कर्म के बारे में। सो दोषों के प्राकृत गुण बताए गए थे सूत्र स्थान 1 में, ठीक है। प्राकृत कर्म बताए हैं सूत्र स्थान 18 में, और प्राकृत स्थान बताए गए हैं सूत्र स्थान 20 में। तो कर्म के बारे में बात करने से पहले हम एक और सूत्र देख लेंगे। नित्या प्राणवृता देहे वात पित्त कफस्त्रे, ओके। मतलब कि इसमें क्या बता दिया है कि देह की एक तो दो अवस्था होती है, एक होती है विकृत अवस्था, एक होती है सम अवस्था। पर दोनों ही अवस्था का रीज़न क्या है? दोनों ही अवस्था का रीज़न है वात, पित्त और कफ, ये 3 दोष, ठीक है। और जो प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान है, जो कि इंटरनल आइडेंटिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है, डिजीज़ को नाम देने से ज़्यादा उन तीनों को क्या बोला गया है? त्रिविध बोध्य संग्रह, ठीक है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आ जाता है कि त्रिविध बोधि संग्रह क्या क्या है? तो क्या है? प्रकृति, अधिष्ठान और समुत्थान। नेक्स्ट आ जाते हैं दोष और उनके प्राकृत कर्म पे। सो वात दोष का क्या क्या दिया है? उत्साह, उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातुगति, समः, समो मोक्षो गतिमतां, वायु कर्म विकारजनाम। तो चरक सूत्र 18 श्लोक नंबर 49 में वात का क्या है? कर्म दिया है। उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातुगति, समा। तो ये श्लोक आपको लर्न होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं पित्त में क्या दिया? दर्शनम, पक्तिरुष्मा च श्रुतु तृष्णा देह माधवम प्रभा प्रसादो मेधा च पित्तम कर्म विकारजम, ठीक है। सो पित्त में ये बता दिया दर्शनम मतलब आलोचक पित्त से रिलेटेड है। फिर क्या है? पक्ति उष्मा मतलब पाचक पित्त से रिलेटेड है। प्रभा प्रसादो मेधा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, किसके लिए आ गई है? पित्त के लिए आ गई है, ठीक है। वैसे ही समो मोक्षो गतिमता किसके लिए आया है? वात के लिए आया है। नेक्स्ट आ जाते हैं लास्ट में कफ के बारे में। तो कफ के बारे में क्या बताया? स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम क्षमा धृति च लोभश्च कफ कर्म विकाराजम। मतलब कि स्नेहो बंध स्थिरत्वम, तो कफ के जो भी गुण हैं उसी गुण से रिलेटेड उसके कर्म भी हैं। तो इसमें आपको क्षमा, धृति, लोभश्च किसके लिए है? कफ के लिए। प्रभा प्रसादो आ गया, मेधा पित्त के लिए आ गया, ओके। समो मोक्षो गतिमताम वात के लिए आ गया। तो ये 3 इंपॉर्टेंट क्योटेशन है जो आपको लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट एक बार फुल रिवाइज कर लेते हैं, ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ओके।
चौथी अध्याय खत्म होता है। इसमें क्या क्या हमने पढ़ा, शोध के भेद पढ़ लिए, त्रिविध शोध कौन किस किस आचार्य के अनुसार कितने कितने टाइप के थे पढ़ लिए, फिर शोध के दोष अनुसार लक्षण हमने पढ़ लिए, ठीक है। दीवावली पढ़ ली वात के लिए, कपिल ताम्र वर्ण पढ़ लिया पित्तज के लिए जो शरीर के मध्य से आरंभ होता है शोध, कफज के लिए पढ़ा निशावली, शोध के उपद्रव पढ़े अकॉर्डिंग टू चरक 7, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 9, साध्य असाध्यता देखी, प्रोग्नोसिस देखा, ओके। नेक्स्ट एक देशीय शोध जो बहुत इंपॉर्टेंट था, कफ पित्त और वात में डिवाइड था और त्रिदोष में डिवाइड था। उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तो है आपका पित्तज में शंखक, ठीक है। शंखको नाम दारुणस्तस्य जायते, दारुण म्हणजे मतलब भयंकर। नेक्स्ट आ जाते हैं रोहिणी पे जो कि इम्पोर्टेंट है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतो किसके लिए बोला गया, तो रोहिणी के लिए बोला गया। ये हम ईएनटी में फिर से एक बार डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पे आपको याद रखना है शंखक और रोहिणी। नेक्स्ट व्याधि के भेद पढ़ लिए, ओके, रेफरेंस पढ़ ली हमने। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है प्राकृत दोष के कर्म, प्राकृत कर्म, ओके, दूसरों के प्राकृत कर्म। अब इसके बाद हम फटाफट से आंखें बंद करके एक बार सब कुछ टू द पॉइंट रिवाइज कर लेंगे, ओके। और उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो देखते हैं आपको कितना याद रहता है। लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू से। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है अपने कि चरक ने आगंतुक शोध के विभिन्न कारण बताए हैं, राइट। शोध कौन कौन से थे, निज थे और आगंतुक थे। तो आगंतुक शोध के जो कारण बताए हैं उन कारणों को उनके चक्रपाणी सम्मत अर्थों से सुमेलित कीजिए, ओके। सो अब इसमें क्या क्या कारण है, एक है पिच्छन, एक है उत्पेषण और एक है वेष्टन। तो इसके कर्म क्या होंगे, तो इसमें मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ, ये आप नोट कर लीजिए। सूत्र स्थान 18 श्लोक नंबर 4। पिच्छन मतलब क्या हो जाता है कि पिच्छन शील उत्पेषणम इव, मतलब कि शीला पर जैसे पीसने का जो कर्म होता है उसको बोलेंगे हम पिच्छन, जो एक आगंतुक शोध का कारण है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया उत्पेषण। सो उत्पेषण मतलब अत्यर्थ पीड़नम, बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ को प्रेस करना है, किया है, दबाया है, ठीक है, अत्यधिक पीड़ा किया है, वो हो जाएगा उत्पेषण। और वेष्टन मतलब क्या हो जाएगा, वेष्टन मतलब है अग्रंथि बंधना, मतलब कि बिना गांठ के रस्सी आदि से बंधन कर कर उसको प्रेस करना, तो वो हो जाएगा वेष्टन। तो ये 3 कारण है और इसके अर्थ क्या क्या है वो आपको अभी बता दिया। ये किस चीज़ के लिए बोला है, अगंतुज शोध के लिए बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक ने विशेष रूप से 2 द्रव्यों से शरीर के संपर्क होने पर आगंतुक शोध की उत्पत्ति मानी गई है। तो ये हमने पढ़ा था, कौन कौन से 2 द्रव्य थे, भल्लातक और आत्मगुप्ता, ओके। नेक्स्ट है भल्लातक के कौन से भाग के संपर्क से आगंतुक शोध की उत्पत्ति हो सकती है। तो कौन से भाग के संपर्क से होती है, हम सबको पता है कि भल्लातक का ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स क्या होते हैं, विषकारक होते हैं। सो पुष्प भी होता है, फल भी होता है, रस भी होता है। ये कोई भी पार्ट अगर आपके कांटेक्ट में आएगा तो आपको क्या हो सकता है, आगंतुक शोध हो सकता है। नेक्स्ट है, चरक अनुसार किन अधारणीय वेगों के धारण के परिणाम स्वरूप शोध की उत्पत्ति हो सकती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट था, हमने पढ़ा था कौन कौन सा वेग थे, कितने वेग थे, 7 वेग थे, राइट, एज पर चरक। और सुश्रुत ने कितने बताए थे, सुश्रुत ने भी बताए थे ना वेगों के धारण से, ओके। तो कौन कौन से 7 वेग थे, छर्दी, शवथु, उद्गार, शुक्र, वात, मूत्र और पुरीश। कौन कौन से थे, छर्दी, शवथु, उद्गार, शुक्र, वात, मूत्र और पुरीश, ठीक है। नेक्स्ट है, किस या फिर किन व्याधियों के परिणाम स्वरूप शोध की उत्पत्ति हो सकती है। सो आपके ऑप्शंस में है, अतिसार से क्या हो सकती है, प्रदर से हो सकती है, विसूचिका से हो सकती है क्या। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि यस, अतिसार से हो सकती है, हमने पढ़ा है। वमन, दौर्बल्य, श्वास, ज्वर, ये सब जो भी शोध के उपद्रव हैं, ठीक है। सो इसमें विसूचिका भी है और प्रदर भी है। नेक्स्ट है, स्त्री प्रसूति से संबंधित ऐसा कौन सा कारण है जिससे शोध की उत्पत्ति हो सकती है। तो गर्भ संपीड़न से हो सकती है, आम गर्भपात से हो सकती है, प्रजाता स्त्री के द्वारा मिथ्या उपचार से हो सकती है। तो किस किस से हो सकती है, ये तीनों कारणों से शोध की उत्पत्ति फीमेल में बताई गई है, ऐसे आचार्य चरक कहते हैं। इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा श्लोक नंबर 6 में, ठीक है। आधारणीय वेगों का भी और व्याधियों का भी और स्त्री प्रसूति से संबंधित भी इसी में मिल जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है कि इसमें से हमें राइट कौन सा है, ये आपको
चूज करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या है, अधिक दिनों तक उपवास करना भी शोथ का एक कारण हो सकता है। ओके, क्या क्या है, अधिक मतलब बहुत टाइम तक अगर आपने फास्ट रखा तो आपको शोथ उत्पन्न हो सकता है, वो भी एक कारण है उपवास। नेक्स्ट है मृद भक्षण, मिट्टी खाने से भी शोथ का एक कारण है। थर्ड है अधिक समय तक लगातार दही या विरुड़ मतलब कि स्प्राउट्स खाने से भी आपको शोथ उत्पन्न हो सकता है। ये सारे सेंटेंसेस करेक्ट हैं। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा? तो चरक ने हमें बताया है कि उपवास, ओके, मृदभक्षण, पांडु या अधिक समय तक दही या स्प्राउट्स खाने से भी शोथ का उत्पन्न होता है। तो ये तीनों सेंटेंस राइट हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं प्रकृति वर्ण मतलब कि देह के समान ही वर्ण का होना, राइट, किस शोथ का विशिष्ट लक्षण है? सो ये हमने पढ़ा हुआ है, किस शोथ का विशिष्ट लक्षण है प्रकृति वर्ण? सबसे इजी है, वातिक शोथ का लक्षण है, राइट। किस शोथ का लक्षण है? वातिक शोथ का लक्षण है। नेक्स्ट है कौन सा शोथ क्षिप्रोत्थान प्रशमन शीघ्र ही उत्पन्न होने वाला होता है और शीघ्र ही शांत होने वाला होता है? तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। दो शोथ आते हैं ऐसे, कौन कौन से होते हैं? शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? वात और पित्त है, ठीक है, वात और पित्त है। जो कफ होता है वो कैसा होता है? वो आराम से उत्पन्न होता है, उसमें ज़्यादा शीघ्रता नहीं होती। तो कौन किस इसमें शीघ्रता होती है? एक वात में होती है और एक पित्त में होती है। नेक्स्ट है चरक ने श्लेष्मिक शोथ को कृच्छ उत्थान बताया है। ओके, जो कफज शोथ है उनको कृच्छ उत्थान बताया। तो यहाँ पर कृच्छ उत्थान का चक्रपाणी क्या अर्थ बताते हैं? कृच्छ साध्य है वो, या देर से उत्पन्न होता है, या कठिनता से निदान के योग्य होता है? तो हमने पढ़ा है कफज श्लेष्मिक शोथ में कि क्या बताया उन्होंने? कृच्छ उत्थान मतलब शनय संजनय शोथ, ठीक है। मंद शोथ जो होता है मतलब जो देर से उत्पन्न होने वाला होता है उसे बोलेंगे कृच्छ उत्थान। कृच्छ से आप कृच्छ साध्य पे नहीं जाओगे, कृच्छ उत्थान, उत्थान मतलब उत्पन्न होने वाला। तो देर से उत्पन्न होने वाले शोथ को श्लेष्मिक शोथ चरक ने बोला है। नेक्स्ट है स्पर्श सहा व स्पर्शा सह शोथ है, किसका है? ओके, स्पर्श सहा और स्पर्श असहा किसका है? तो स्पर्श सहा किसका हो जाएगा? कफज का हो जाएगा। और असहा मतलब नहीं, छूने ही नहीं देते, तो वो किसका हो जाएगा? पित्तज का हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भिन्न त्वग्रोमा मतलब त्वचा का फट जाना एवं रोमों का टूटना किस शोथ का विशेष लक्षण है? सो ये सबसे इजी है, किस शोथ का होगा? त्वचा का फट जाना, ऑब्वियसली वातिक शोथ का होगा, ठीक है। सो ये मेन पॉइंट्स हैं जो आप लिख सकते हो एक साइड बाय साइड कि इस एज पर सूत्र या वन वर्ड में आपको इसका आंसर क्या होगा। ये आप एक बार चरक संहिता का ये चैप्टर फुल अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको ये सब आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाता है? पिपीलिका अभिरव संसृप्यते चींटियां चलने जैसी प्रतीत होना, ओके, जो टिंगलिंग सेंसेशन हम बोलते हैं। एवं सरसप कल्क वालिप्त एवं चिमचिमाते, तो ये हमने पढ़ा था, सरसों के कल के लेप से होने वाली चिमचिमाहट जैसी जो प्रतीति होती है वो किन शोथों से होती है? सो किन से होती है? पिपीलिका अभिरव संसृप्यते किससे होती है? हमने पढ़ा है वात से होती है। और सरसप कल्प, सरसप कहाँ भी आया उसमें क्या है? क्या आ जाता है उसमें? पित्त आ जाता है। तो इसका जो रीज़न होगा वो क्या होगा? पैथिक होगा सरसप का, ओके। और पिपीलिका वाला हो जाएगा किसका? वातिक का। नेक्स्ट है उत्सेद सामान्य लक्षण के आधार पर शोथ कितने प्रकार के होते हैं? सो उत्सेद सामान्य कितने प्रकार के हो जाएंगे? एक ही प्रकार के होंगे ना, अर्बुद अधिमांस, ओके। इसमें उत्सेद युक्त शोथ होता है तो किस? वातज ही होता है ना वो, तो एक प्रकार का ही होगा। नेक्स्ट है एक रोगी को ऐसा शोथ है जिसमें कंडू होती है, ओके। शोथ को दबाने पर वह पुनः ऊपर नहीं उठ पाता तथा शस्त्र से प्रच्छान करने पर शोथ से रक्त की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो संभवतः यह शोथ होना चाहिए। ये हमने पढ़ा है कि अगर आप शोथ को इंसिजन लोगे तो उसमें रक्त नहीं, स्राव ना होकर पिच्छ स्राव होगा। कौन सा शोथ है ये? श्लेष्मिक शोथ है, ओके, कफज शोथ है ये।
नेक्स्ट है, एक रोगी को ऐसा शोथ है जिसमें शरीर के मध्य भाग से सूजन प्रारंभ होती है। शरीर के कौन से भाग से? मध्य भाग से। पूर्व मध्यात प्रसूयते, ये हमने पढ़ा था, तो ये किसने पढ़ा था? और शोथ की त्वचा बहुत पतली है तथा रोगी अतिसार से पीड़ित है, तो ये संभवतः कौन सा शोथ होगा? पैत्तिक शोथ होगा। कौन सा होगा? पैत्तिक। इसमें साफ साफ हमने पढ़ा था कि पूर्व मध्यात प्रसूयते तनुत्वकम च अतिसारी च पित्तशोथः स उच्यते। अतिसार युक्त जो शोथ होता है वो कैसा होता है? पैत्तिक शोथ होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक रोगी को ऐसा शोथ है जिसमें कभी तो बहुत तीव्र पीड़ा होती है, वह कभी बिल्कुल भी नहीं होती। शोथ को दबाने पर ही वह शीघ्र ही ऊपर उठ जाता है तथा रात्रि के समय शोथ शांत हो जाता है। ओके, रात्रि के समय शांत होना मतलब दीपावली, मतलब दिवस, दिवा में वो ये ऊपर उठ जाता है। ओके, और रात्रि में शांत हो जाता है। और निशावली में क्या है? उसका अपोजिट है ना, रात्रि में ही वो बढ़ जाता है, निशावली। तो क्या बताया इसमें? शोथ को क्या होता है? रात्रि के समय शोथ शांत हो जाता है। और संभवतः इन रोगियों को कौन सा शोथ है? तो ऑब्वियसली कौन सा शोथ है? वातिक शोथ है। दीपावली इज वातिक, निशावली इज श्लेष में कफज। नेक्स्ट है कि इसमें से ट्रू सेंटेंस फाइंड करने हमें। ओके, कौन कौन से होंगे, चलो देखते हैं। पुरुष में ऊर्ध्व भाग से प्रारंभ होकर अधोभाग में फैलने पर शोथ कृच्छ्रसाद होता है। ऊर्ध्व भाग से पाए की तरफ जाता है तो हमने पढ़ा था कृच्छ्रसाद होता है, राइट। नेक्स्ट, स्त्रियों में क्या होता है? अधोभाग से प्रारंभ होकर ऊर्ध्व भाग में फैलने पर कृच्छ्रसाद होता है, सो ये भी राइट है। स्त्रियों को क्या प्रिय था? मुख प्रिय था, तो मुख की तरफ जाने वाला शोथ कैसे होगा? कृच्छ्रसाद होगा स्त्रियों में। और स्त्रियों का ऊर्ध्वभाग एवं पुरुषों का अधोभाग अधिक गुरु होता है। सो क्या ये करेक्ट है? लास्ट का सेंटेंस, स्त्रियों का ऊर्ध्वभाग और पुरुषों का अधोभाग अधिक गुरु होता है। यस, दिस इज द राइट सेंटेंस। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपके राइट है। आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, शोथ के उपद्रव चरक के अनुसार कितने बताए गए हैं? अब हमने पढ़ा था कौन कौन से उपद्रव थे उसके। ज्वर था, अरुचि था, तृष्णा था, फिर क्या था? वमन था, अतिसार था, दौर्बल्य है, श्वास था। तो ये टोटल हो गए 7। और चरक ने 2 एक्स्ट्रा दिए थे। कौन से 2 एक्स्ट्रा दिए थे? कास और हिक्का। कास और हिक्का दिए थे, ठीक है। हाँ, आप उपद्रव को अधारणीय वेग से जो क्वेश्चन आया था, वेगों को धारण के परिणाम स्वरूप जो शोध होता है, तो वो शायद पहले मुझसे मिक्स हो गया था। तो वो 7 जो उपद्रव के लिए क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेशन के लिए था, वो यहाँ पे था। और वो जो अधारणीय वेग है वो भी 7 ही है। तो वो कौन कौन से? छर्दी, शवत, उद्गार, शुक्र, वात, मूत्र, पुरुष। तो ये आप एक साइड में लिख लो। और जो ये है कि उपद्रव कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो ये आप एक साइड में लिख लो। ओके, क्योंकि इसमें क्या क्या आया है? अरुचि आया है, ज्वर आया है, तृष्णा आया है। सो कॉम्प्लिकेशंस इज डिफरेंट और अधारणीय वेग इज डिफरेंट। नेक्स्ट, सुश्रुत ने कितने बताते हो गया? हमारा कास और हिक्का बताया था, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तिलक, पिपलू, व्यंग व नीलिका में प्रधान दोष व दुष्य क्या होते हैं? तो ये हमने पढ़ा है, बहुत इजी है। कौन सा दोष होता है? पित्त दोष होता है ऑब्वियसली। और दुष्य क्या हो जाएगा? उसमें रक्त की दृष्टि होती है, राइट। इसलिए डिस्कलरेशन होता है, ब्लैकिश या फिर ब्राउनिश डिस्कलरेशन होता है। नेक्स्ट, शरीर पर पीड़िका होने पर किस प्रकार की चिकित्सा की जानी चाहिए? पीड़िका उत्पन्न हो रही है मतलब कैसा होगा वो? पीड़िका, स्किन डिसीज रिलेटेड विथ पित्त, तो पित्त शामक चिकित्सा करनी चाहिए और रक्त शोधक चिकित्सा करनी चाहिए, राइट। पित्त इज रिलेटेड विथ रक्त, सो ऑब्वियसली रक्त को आपको शुद्धि करना चाहिए, रक्त की। नेक्स्ट है, किस प्रकृति के पुरुष में तिलक, पिपलू, व्यंग व नीलिका आदि रोग अधिक होते हैं? तो अभी हमने पढ़ा ये सारे पित्तज रोग है। ऑब्वियसली अगर किसी को क्रोध ज़्यादा हो, एंगर इश्यूज हो, पित्त की जो प्रकृति है उस हिसाब से वो इंसान हो, तो उसको ये सारे रोग ज़्यादा, डिस्कलरेशन उसके फेस में ज़्यादा दिखाई देगा। नेक्स्ट है, चरक अनुसार उपजीविका, गलशुंडी, गलगंड एवं गलग्रह में किस दोष का प्राधान्य माना गया है? तो इजी क्वेश्चन है, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। कफ में था, ओके। फर्स्ट हमने कफ पढ़ा, फिर पित्त पढ़ा, फिर वात पढ़ा। तो कफ में ये 4 दोष थे, राइट। गलशुंडी, गलगंड, गलग्रह और उपजीविका, जिसमें से उपजीविका इंपॉर्टेंट था, जीवा मूल में होता है ना। गलशुंडी का कहाँ होता है? काकल प्रदेश, तालु मूल में होता है। गलग्रह कहाँ होता है? गले के अंत भाग में। और गलगंड कहाँ होता है? गले के बाह्य भाग में। गलगंड
बाहर आता हुआ, ऐसे याद रखेंगे तो गल के बाह्य भाग में होता है, और मंद शोथ होता है गलगंड। ओके, शनैः संजनयः शोथम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन पे। किस व्याधि में शोथ धीरे धीरे बढ़ता है? तो अभी जस्ट मैंने बोला गल शुंडिका में क्या होता है, गल शुंडिका में क्या हो जाता है, शोथ फास्ट बढ़ता है, राइट, शीघ्र शोथ होता है। और अभी मैंने क्या बोला, गलगंड में कैसा होता है, शनैः संजनयः शोथम, मतलब कि धीरे धीरे जो बढ़ता है वो हो जाता है गलगंड। एक मिनट, शायद मैं उल्टा बोला, नहीं, राइट, गलगंड में ही शनैः संजनयः शोथम बताया। नेक्स्ट है फिर से कि चूज द करेक्ट आंसर, तो इसमें क्या हो जाएगा, चरक ने प्लीहा वृद्धि का वर्णन त्रिशोथी अध्याय में भी किया है, में भी किया है, आया है, ओके, में ही किया है, नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज राइट। प्लीहा वृद्धि किसमें बताया है, वातज में बताया है, वाम पार्श्व में वेदना होती है। नेक्स्ट है चरक ने गलगंड, गलचुंडिका, उपजीविका आदि व्याधियों को भी शोथजन्य ही माना है, तो यस, कफज में उन्होंने उसको शोथजन्य ही माना है। और जो व्यक्ति अधिक क्रोध करता है उसे नीलिका व व्यंग होने की संभावना अधिक होती है, तो ये भी हमने अभी जस्ट ऊपर ही पढ़ा था कि अधिक क्रोध से पित्त की दृष्टि, पित्त की दृष्टि से रक्त की दृष्टि, और रक्त की दृष्टि से स्किन डिसीजेस, डिस्कलरेशन होते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि विभिन्न व्याधियों को उनके आश्रय स्थल से सम्मूलित कीजिए। सो अब अभी जस्ट हमने देखा उपजीविका, उपजीविका क्या है, जीवा मूल है, ओके। नेक्स्ट है गलशुंडी, गलशुंडी का है काकल प्रदेश, तालु मूल, गलशुंडी। गलगंड बाहर हमने देखा, तो गलबाह्यो, गले के बाहर। और गलग्रह, ग्रह कैसे होता है, अंदर की तरफ होता है, तो गलग्रह इज अंतर्गल, गले के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रेफरेंस आई है, त्रिरात्रम परम तस्य जंतो भवति जीवितम। आचार्य चरक का उक्त कथन किस व्याधि के संदर्भ में है, तो किस व्याधि के संदर्भ में है, बहुत ही ईजी है, ऑब्वियसली रोहिणी के संदर्भ में चरक ने बोला है, जो कि त्रिदोषज व्याधि है, ओके, जीवा मूल में स्थित होती है। क्या क्या करती है, विदाह, वेदना युक्त शोथ, ओके, और 3 दिन में मृत्यु, इसकी ये बताई गई है। नेक्स्ट है चरक अनुसार रोहिणी में किस दोष का प्रधान होता है, सो ऑब्वियसली त्रिदोष का प्रधान होता है, अभी हमने पढ़ा। और आश्रय स्थल क्या है, जीवा मूल है। चरक मत अनुसार जटुला किस व्याधि का प्रसिद्ध नाम है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जटुला किसे बोला है चरक ने, तो जटुला उन्होंने पिपलू को बोला है, ओके, जो हमने पित्तज की जो व्याधि बढ़ी है पिपलव, उसको चरक ने जटिला बोला है, ये आपको एक याद रखना है, ओके। ये भी उस PDF में आई गेस है, सुश्रुत ने क्या बोला है उसको, जदुमणि बोला है, और जटिला किसने बोल दिया उनको, उसको चक्रपाणि ने बोला जटिला। नेक्स्ट है कर्णमूल शोथ एवं प्लीहा वृद्धि में क्रमशः किस दोष का प्राधान्य वो क्रमश होता है, तो क्या होता है, कर्णमूल शोथ हमने पढ़ा था, ओके, और प्लीहा वृद्धि। तो कर्णमूल शोथ हमें कहाँ पे आया था, पित्तज में आया था, लास्ट में था, है ना, विसर्ग पीड़िका, तिलका व्यंग वगैरह, फिर शंखक और कर्णमूल शोथ, और प्लीहा वृद्धि वातज में फर्स्ट ही था, ओके। कर्णमूल शोथ में क्या याद रखना था आपको, एक ज्वरंते दुर्जनयो अंताय शोधस्ते उपजावते, ठीक है, ज्वर के अंत में होता है, और ये कैसा होता है, दुर्जन शोथ होता है। और प्लीहा वृद्धि कहाँ पे आ गया, प्लीहा वृद्धि वात में आ गया, ओके, वाम पार्श्व में वेदना, फिर से वही रिपीट। नेक्स्ट आ जाते हैं चरक अनुसार शंखक में किस दोष का प्राधान्य माना गया है, अभी हमने पढ़ा शंखक पित्त दोष, ओके, इसका इंपॉर्टेंट क्या था, श्वयथु शंखको नाम दारुणस्तस्य जायते, पित्तम प्रकृतिम शंख अवतिष्ठते, ओके, और श्वयथु शंखको नाम दारुणतस्य जायते, ये इंपॉर्टेंट है, सूत्र 26। नेक्स्ट है मृदु व दारुण भेद माने गए हैं किस किस के, साध्य व्याधियों के, असाध्य व्याधियों के, याप्य के, या फिर साध्य और असाध्य दोनों के। तो इजी है, साध्य के भी और असाध्य के भी दोनों के ही मृदु भी माना है और दारुण भी माना है। मृदु में फिर सुख साध्य और कृच्छ साध्य, याप्य और प्रथा के, ऐसे उसके भेद माने, ओके।
नेक्स्ट है दारुण असाध्य व्याधि में व्याधि से क्या अभिप्राय है। दारुण असाध्य मतलब कि उसका मीनिंग क्या हो गया। तो उसका मीनिंग हो जाता है प्रत्याख्य। ओके, जो हम असाध्य व्याधि में पढ़ते हैं, एक यहाँ पे होता है कि जो पत्ते अपत्य से रिलेटेड होता है और एक होता है प्रत्याख्य। तो दारुण और असाध्य ये किस में आ जाएगा, प्रत्याख्य में आ जाएगा। नेक्स्ट है रुझावर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी उक्त आधारों पर व्याधि का नामकरण किया जाता है। ओके, गुल्म व राजक्ष्मा नामक व्याधियों का नामकरण क्रमशः किन आधारों पर किया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें गुल्म का जो नामकरण है वो संस्थान के हिसाब से किया जाता है, राइट, गुल्म प्रदेशी। और राजक्ष्मा का जो है वो एज पर नाम के हिसाब से किया जाता है। रुजा वगैरह इसमें इन्वॉल्व नहीं है, रुजा के हिसाब से इसमें नहीं नाम दिया। कुछ कुछ व्याधि ऐसी होती है जो रुजा के हिसाब से उसको नाम देते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं है। ओके, तो इसका रेफरेंस आप पढ़ लो एक बार, 42 नंबर का श्लोक है, रुजा वर्ण समुत्थान स्थान संस्थान नाम भी। नेक्स्ट फिर से वही है, करेक्ट सेंटेंस हमें ढूंढना है कौन कौन से। तो ऑलमोस्ट इसका आंसर ऑल ऑफ द 4 ही होता है, लेकिन फिर भी हम एक बार सेंटेंस पढ़ लेते हैं। सो सभी व्याधियों का नामकरण होता है, करेक्ट, सभी व्याधियों का नामकरण होता है ऑब्वियसली। अगर वैद्य किसी व्याधि को नाम से नहीं जान पाता तो वो वैद्य अत्यंत लज्जा का विषय है क्या। अगर वैद्य किसी व्याधि को नाम से नहीं जान पाता है तो यह अत्यंत लज्जा का विषय है, नहीं है ना, ऐसे थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट है अष्ट उदरीय अध्याय में स्थूल व अस्थूल दोनों ही प्रकार की व्याधियों का उल्लेख किया गया है। सो ऐसे कुछ हमने पढ़ा था क्या अष्ट उदरीय अध्याय में, स्थूल अस्थूल चैप्टर नंबर 19 में, ऐसे तो कुछ हमने पढ़ा नहीं था, राइट। तो ये सेंटेंस गलत है और सभी व्याधियों का नामकरण होता है। हाँ हाँ बोल के आप लोगों ने भी क्या बोला कि हाँ होता है। और अभी हमने रेफरेंस क्या पढ़ी थी उसकी, कि अगर वैद्य को उसका निदान, उसका क्या बोलते हैं, उसका स्थान, ओके, उसका हेतु, ये सब अगर पता हो तो अगर उसने उसका नाम नहीं भी दिया तो भी वो एक ज्ञानी वैद्य कहलाता है। ओके, त्रिविध बोधीय संग्राह्य, ये जो इम्पोर्टेंट था, प्रकृति अधिष्ठान समुत्थान, ये इम्पोर्टेंट है डिसीज के नाम से भी ज़्यादा। तो ये तीनों सेंटेंसेस कैसे हैं, रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट रेफरेंस पे। रेफरेंस सूत्र 18 श्लोक नंबर 48, नित्या प्राणवृताम देहे वातके पित्त कफस्त्रयः विकृता प्रकृतिस्थावतान बुभुत्सेत पंडितः। उक्त श्लोक में चरक ने त्रिदोष का वैशिष्ट्य बताया है। यहाँ पर बुभुत्सेत शब्द का चक्रपाणी क्या अर्थ लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इस श्लोक का मीनिंग क्या है। ओके, सो इस श्लोक का हम सबसे पहले मीनिंग देते हैं कि मीनिंग क्या है। तो इसमें यही बताया है कि प्राणी का जो देह है, ठीक है, जो प्राणी है, तो उसमें देह की दो अवस्था होती है, एक होती है विकृत अवस्था, एक होती है प्राकृत अवस्था, ठीक है। और इन तीनों में जो कारण होता है वो कारण क्या होता है, एक तो होगा वात, या फिर होगा पित्त, या फिर होगा कफ। ओके, सो पंडित वर्ड यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको रेफरेंस मान के ये श्लोक बहुत बार पूछा जाता है। विकृतः प्रकृतिस्था वा तान बुभुत्सेत पंडितः, मतलब बुभुत्सेत मतलब जानने की जो इच्छा होती है, ओके, ज्ञातुम इच्छा, उसको बोलते हैं बुभुत्सेत। कि अगर दोष विकृत है तो क्या होगा, डिसीज होगी। दोष प्राकृत है तो वो जो प्राणी का देह है वो कैसा होगा, वो हेल्दी होगा। नेक्स्ट है प्रभा प्रसादो मेधा च पित्त कर्म विकार जनम। तो हमने पित्त कर्म में पढ़ाई था कि ये 3 लाइन इंपॉर्टेंट है, प्रभा प्रसादो मेधा च, राइट। सो प्राकृत पित्त के कर्म है। ओके, यहाँ पर प्रसाद शब्द का अर्थ क्या लिया है चक्रपाणी ने। तो प्रसाद मतलब क्या, प्रभा मतलब देखो कांति, राइट, मेधा मतलब हमें पता है क्या है, प्रसादो मतलब क्या, प्रसादो मतलब खाने वाला प्रसाद नहीं, प्रसादो मतलब मन की जो निर्मलता होती है, मन की निर्मलता इज नोन एज प्रसाद। ओके, रेफरेंस है इसका श्लोक नंबर 50। नेक्स्ट है उत्साह धृति व मेधा क्रमश किन किन दोषों के प्राकृत कर्म हैं। अब ये देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हो कि ये तीनों वात के तो नहीं है, तीनों पित्त के तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है। उत्साह हमने पहले ही पढ़ा था, उत्साह, ओके, उच्छ्वास निश्वास चेष्टा किसके हैं, वात के हैं।
फिर है धृति। धृति हमने कहाँ पढ़ा है? क्षमा धृति लोभश्च, कहाँ पे पढ़ा था? कफज में पढ़ा था, तो धृति हो गया कफज का। और मेधा अभी हमने ऊपर पढ़ा, प्रभा प्रसादो मेधा पित्तज का कर्म है, ठीक है। सो ये आपको उसकी मिडल जो लाइन है वो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्नेहो बंध स्थिरत्वम च गौरवम वृषता बलम। प्राकृत कफ के कर्म में जो बंध वर्ड है इसका चक्रपाणी ने क्या अर्थ लिया है? सो बंध मतलब क्या बंध? कर्म बंध, मन बंध, प्रेम बंध, कौन सा बंध? सो ये कोई भी बंध नहीं है, इसका आंसर क्या है? संधि बंधन। जो संधि बंधन करते हैं ना हम, उसको यहाँ पे चक्रपाणी ने बंध का अर्थ लिया है। नेक्स्ट है गलशुंडिका नामक व्याधि का आश्रय स्थल आचार्य चरक ने काकल बताया है, राइट। तो ये हमने पढ़ा था, इसमें बोल्ड में था काकल प्रदेश मतलब तालुमूल। ओके, चक्रपाणी ने इसका अधिग्रहण कहाँ किया है? तालुमूल से किया है। नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चंस हैं। कौन कौन से? देह को मृदु बनाए रखना किस दोष का प्राकृत कर्म है? अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, राइट। मृदु बनाए रखना किसका? तो ये सब आपको कहाँ पे मिल जाएगा? अगर आपने सूत्र अच्छे से पढ़ा हो, सूत्र आपको बाय हार्ट हो, 3-4 बार आपने वो सूत्र पढ़ा हो, तो आपको समझ में आ जाएगा ये किसका है। अब देखो हम फिर से पढ़ते हैं। वात में क्या बताया? उत्साह, उच्छ्वास, निश्वास, चेष्टा, धातु गति, समा। समो मोक्षो गतिमताम वायो कर्म विकाराजम, ठीक है। इसमें है कुछ ऐसा दिया कि वो क्या बोलते हैं? देह को मृदु बनाए रखता है? नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कफ में, चलो पढ़ते हैं। स्नेहो बंध स्थिरित्वम च गौरव वृषताबलम क्षमा धृति लोभश्च कफ कर्म विकारजनम। इसमें कुछ ऐसा है? नहीं है, इसमें तो स्थिरता है, स्थिरित्वम है, गौरव है, ओके, सब हैवीनेस ही है। अब पित्तज में आ जाओ। दर्शनम पक्ति उष्मा च शुतृष्णा देह मार्दवम। तो इसी लाइन में आपका आंसर आ जाता है कि देह मार्दवम, देह को मृदु बनाए रखने का किस दोष का कर्म है? तो पित्त दोष का कर्म है, ठीक है। अर्बुद रोग का नामकरण किस आधार पर किया गया है? तो ये नामकरण से भी आपको क्वेश्चन आएंगे, पर लिमिटेड क्वेश्चंस हैं। ये मेन क्वेश्चन अगर आपने लर्न कर लिए तो भी बहुत है, ठीक है। तो अर्बुद जो दोष का रोग है उसका नामकरण किया है संस्थान के बेसिस पर। ये आपको श्लोक नंबर 42 में मिल जाएगा, ओके। स्थान के बेसिस पे किया है, नाम के बेसिस पे किया है, समुत्थान के बेसिस में किया है? तो नहीं, संस्थान के बेसिस पर इसका नामकरण किया है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आपका चूज द राइट स्टेटमेंट। तो कौन कौन से स्टेटमेंट है देखते हैं हम। एक दोष की वृद्धि होने पर निश्चित रूप से विपरीत दोष का क्षय होता ही है, यथा कफ की वृद्धि होने पर भी पित्त का क्षय होता है। तो ऐसा होता है क्या? कफ की वृद्धि हो रही है और पित्त का क्षय हो रहा? ऐसा तो नहीं सुना है हमने, है ना। नेक्स्ट है एक दोष के प्राकृत कर्मों का ह्रास होने पर निश्चित रूप से उस कर्म के विपरीत कर्म की वृद्धि होती है, यथा वातशय जनित उत्साह आने से विषाद की वृद्धि होती है क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आपने वात दोष की कम हो जाती है तो उसका दूसरा जो गुण है, दूसरा जो कर्म है, उसकी वृद्धि हो जाएगी? ऐसा तो नहीं होता, राइट। नेक्स्ट है वृद्धि होने पर दोष अन्य दोषों को उपघात करके अपने लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। सो ये हमेशा ऐसा होता है ऐसा तो नहीं बोल सकते हम, राइट, ओके। हाँ, आप बात आवृत ले लो, वो एक टॉपिक अलग है। अगर वैसा हो जाए, आवृत वर्ड आ जाए, तो हम बोल सकते कि हाँ, वात आवृत कर सकता है कफ को, पित्त को, ओके, रक्त को। पर वृद्धि होने पर दोष अन्य दोषों को उपघात करके अपने लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे क्या? तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। तो ये तीन ही सेंटेंस रॉन्ग है, ठीक है। सो ऐसे हमने इसके ऑलमोस्ट आई गेस बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं। एक बार फिर से आप ये चैप्टर अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो। अगर ये आपको आवाज़ थोड़ी स्लो लग रही है तो 1.5 में करके आप बार बार इसको फास्ट रिवाइज करो और मैक्सिमम नंबर ऑफ MCQ से सॉल्व करो और ये चैप्टर आपका हो जाएगा, राइट। और फिर एक दिन का गैप लेके आपको 3, 7 और 9 ऐसे करके आपको इसको फिर से रिवाइज कर लेना है, तो चैप्टर आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठ जाएगा, ओके। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़